वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख की यहाँ पर बात हो रही है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। ये वाली लाइन को जो है याद रखिए। ये स्टेटमेंट में भी कई बार कथन और कारण में भी पूछ लेता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है तो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत शासन भारत में नहीं है। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव क्या है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। उसका कारण आर है, भारत के राष्ट्रपति का पद है जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। अतः यहाँ पर जो क्या है तो ये दोनों भिन्न है। ये यहाँ पर ये जो बी वाला ऑप्शन इसका कारण था आर, ये यहाँ पर गलत था कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। अतः दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो कथन और कारण दिए हुए हैं, बताना है कौन सा जो है इसमें सही होगा। कथन ए है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। उसका कारण आर दिया हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। दिया है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है। इसकी जो है राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा होती है। देखते हैं अगला इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः जो है कथन ए सही है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद जो है ये 74 के उपखंड 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसलिए जो कारण है, क्योंकि कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत जो है सीमाएं आरोपित की गई हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जो है राष्ट्रपति की कोई सीमाएं नहीं है, राष्ट्रपति की भी सीमाएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अनुच्छेद 53 के 1 उपखंड 1 में जो है दिया हुआ है कि ये अपने जो है अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा संविधान के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार जो भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कौन से अनुच्छेद में थी, अनुच्छेद 53 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ये किसमें निहित होती हैं, ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। ये किसमें निहित किया गया है, निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन ए है,
संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं और उसका कारण है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर जो है दोनों सही है, किंतु आर सही इसका स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है और उसका कारण आर दिया हुआ है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 53 2 के अधीन जो है, 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें है? तो यह है राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इसका जो ये प्रसंगत कथन तो सही है, परंतु इसका जो है कारण यह है गलत। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह जो उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? यह लागू होती है किस पर? राष्ट्रपति पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के राष्ट्रपति में अध्यक्ष समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन मात्र का जो है औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन कौन करता है? यह करता है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। कभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने सुना है कि राष्ट्रपति के लिए जो है निर्वाचन के लिए कभी चुनाव हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल जो है संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अथवा जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती है। देखते हैं अगला है यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है क्वेश्चन। कथन ए है जहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, उसका कारण आर है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण है आर। देखते हैं अगला है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो इसके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और किया जाता है ये अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ये दोनों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य के बारे में। यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये राज्य विधानमंडल के जो है विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 54 के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त जो अंतर्गत इसमें ये दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? तो वे हैं यहाँ पर कौन? वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है तो वो सम्मिलित नहीं है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य इनमें से कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो ये कूट दिया हुआ है, ये कोई भी कूट जो है यहाँ पर इसमें सही नहीं दिया हुआ है। ये इसमें सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल जो है नहीं है, और ये सभी राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें जो यहाँ पर कूट दिया हुआ है ये कोई भी इसमें सही नहीं दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसके चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, और ये राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य जो नहीं है इसमें नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1 2 3। देखते हैं अगला। अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, और ये जो है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। यहाँ पर जो है इसमें इसका जो यदि सभी दिया होता तो इसमें राइट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें यहाँ पर जो इसमें दिया है कोई यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ये सभी के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव सभी के द्वारा होता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सही नहीं है? ये निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यही जो है सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, इसलिए यही सही नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। और अनुच्छेद जो है 56 के तहत इसमें राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, अथवा पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कोई अपना पद जो है ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल जो है अपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में जो AIR 1974 SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है, ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली जो है अधूरी है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और 1997 में जो है यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने 50 निर्वाचक और निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है। साथ ही कम से कम 50 निर्वाचक निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। इसमें जो है और इनकी संख्या की थी 1997 से पूर्व, जिसमें प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10 थी।
1997 से पूर्व जो है थी, तो ये इसमें 10 थी और अब बढ़ाकर कितनी हो गई है, अब बढ़कर हो गई है 50। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा जो है सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है, तो ये सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मान और निर्वाचित संसद जो सदस्यों की कुल संख्या है, ये एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है। यहाँ पर कूट भी दिए हुए हैं, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति के चुनाव का जो है इसका तरीका क्या है, अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार क्या है, ये विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या है, राज्य की जनसंख्या बराबर राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है यही केवल सही है, प्रत्येक एमएलए के जो है वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल 1। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित संसद तथा सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य का मत क्या है, मत मूल्य का निर्धारण जो है निम्न सूत्र से निकाला जाता है। इसमें क्या है, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000, ये इसका सूत्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता है, यदि वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह क्या है, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का जो है सदस्य हो, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मत नहीं दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। कौन, मुख्यमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा जो है यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना द्वारा। 1971 की जनगणना द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से है। 74वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अब इसे वर्ष 2006 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना टफ क्वेश्चन अभी तक जो है यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम में IAS यूपीएससी के एग्जाम को छोड़कर इस अदर एग्जाम में अभी तक खैर नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसके लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है वह 35 वर्ष का हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो और उसका पढ़ा लिखा होना
बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पढ़ाई लिखाई का जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कोई महत्व नहीं है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दूसरा स्टेटमेंट है केवल वही वाला सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यही स्टेटमेंट सही है। बाकी जो उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो जरूरी नहीं है कि उसका जन्म जो है भारत में ही हुआ हो। जिस समय वह राष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़ना चाहता हो उस समय उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उस समय उसके पास जो है भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यही सब जरूरी है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो है इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। देखते हैं अगला। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित, एक जो है सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु वह निर्वाचित हो सकता है, एक निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। उसे जो है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत क्या है, अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद क्या है, संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख को जो है रिक्त कर दिया जाए। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो है पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। देखते हैं अगला। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है वह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए जो है पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है, उसे सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखते हैं अगला। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद है तो उसे विवाद को अनुच्छेद जो है 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय जो है क्या अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य और अंतिम निर्णय होगा। देखते हैं अगला है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, अपने पद की जो ग्रहण की तारीख से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 56 के उपखंड 1 में। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके दे सकते हैं, वो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। राइट आंसर ऑप्शन बी। अनुच्छेद 56(1) उपखंड का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56 के उपखंड 2 के अनुसार। देखते हैं अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं अगला। इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के पद से जो है महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में पूछ लिया जाता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? वर्णित है 61 में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है इसे महाभियोग द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। अगला है यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। उच्च सदन या निम्न सदन में से कोई भी दोनों सदन में से एक लगा सकता है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद के दोनों सदनों को। राइट आंसर ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों को। देखते हैं अगला संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ये लगाया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये देखिए कितनी बार कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए महाभियोग से। अनुच्छेद 61 में प्रावधान है महाभियोग का राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना भी देनी पड़ती है। तो ये कितने दूर पूर्व? तो ये जो है 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व जो है उसे सूचना देनी पड़ती है। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। तो संविधान के अनुच्छेद 61 के उपखंड 61 के खंड 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना देने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए था। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के जो है कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उस पर जो है महाभियोग नहीं लगा सकता है। तो राज्यों की विधानसभाएं। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभाएं। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं ले सकती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में जो है ये राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो ये इसमें भाग नहीं ले सकती हैं। और संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है, ये उसके निर्वाचन में तो भाग ले सकते हैं लेकिन जो है उस पर महाभियोग चलाने में, उसे हटाने में उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है।